नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटनासार समसामयिकी करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023-24 देख रहे हैं, जिसमें हम 6 महीने के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि जुलाई से 26 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स है। और आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। 30 नवंबर से 13 दिसंबर, पूर्व में निर्धारित किया गया था 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दुबई में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के लिए पार्टियों का 28वां सम्मेलन COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता यूएई के सुल्तान डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन अधिक चले सम्मेलन के आखिरी दिन 13 दिसंबर को लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन यानी बायोफ्यूल की वैश्विक खपत को कम करना शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। तो जो ऑयल है, जीवाश्म ईंधन है, तो उसको इरेडिकेशन की बात की गई, उसको ख़त्म करना है, उसको चलन से दूर करना है। वे जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने पर सहमत हुए और यह अपनी तरह का पहला समझौता है जो तेल युग के अंत का संकेत देता है। 2 सप्ताह की कठिन बातचीत के बाद दुबई में हुआ यह सौदा निवेशकों, इन्वेस्टर्स और नीति निर्माताओं, पॉलिसी मेकर्स को एक शक्तिशाली संकेत भेजने के लिए था कि दुनिया अब जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाने की इच्छा में एकजुट है। तो बेसिकली 2050 तक का कार्बन न्यूट्रलिटी का जो दुनिया का टारगेट है, उसको पाने के लिए दुनिया जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाने के लिए तैयार है। ये मैसेज भेजा गया COP28 के माध्यम से। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि जलवायु आपदाओं से बचने का यह आखिरी सबसे अच्छी उम्मीद है। 100 से अधिक देशों ने तेल, गैस और कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए COP28 समझौते का समर्थन किया। प्रस्तावित मसौदा विशेष रूप से ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर, व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीके से संक्रमण करने का आह्वान करेगा, ताकि विज्ञान को ध्यान में रखते हुए 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया जा सके, तो नेट कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त किया जा सके। इसमें 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने, कोयला कटौती के प्रयासों में तेजी लाने, कार्बन कैप्चर जैसे प्रौद्योगिकी में तेजी लाने का भी आह्वान किया गया। भारत का तर्क है कि उसने अपनी विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयले का उपयोग जारी रखने की ज़रूरत है 2070 तक, और वह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC का पालन करने के लिए महत्व पर जोर देता है। ग्लोबल स्टॉक टैक्स GST टेक्स्ट का 5वां संस्करण COP28 में जारी किया गया। तो ये GST भारतीय GST नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है, इसका नाम है ग्लोबल स्टॉक टैक्स टेक्स्ट GST का 5वां संस्करण COP28 में जारी किया गया, जिसे बिना किसी आपत्ति के अपना लिया गया। टेक्स्ट में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए 8 कदम प्रस्तावित हैं। विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना और 2030 तक ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2 गुना करना है। अनअबेटेड कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में प्रयासों में तेजी लाना है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में विश्व स्तर पर प्रयासों में तेजी लाना। शून्य और निम्न कार्बन ईंधन का उपयोग सदी के मध्य से पहले या उसके आसपास करना। COP28 के महत्वपूर्ण बिंदु: जलवायु संवेदनशील विकासशील देशों की मदद के लिए तैयार किया गया हानि एवं क्षति कोष COP के पहले दिन लागू कर दिया गया। देशों ने इस कोष के लिए करोड़ों डॉलर देने का वादा किया है। हरित जलवायु कोष के संसाधनों को दोबारा भरने के लिए 3.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता। अल्प विकसित देशों के कोष LDC लीस्ट डेवलप कंट्रीज और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष SCCF के लिए कुल
$15 करोड़ से अधिक की नई घोषणाएं। विश्व बैंक द्वारा जलवायु संबंधी परियोजना 2024 और 25 के वित्त पोषण के लिए सालाना $9 अरब की वृद्धि। लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ते जलवायु प्रभावों से बचाने के कार्यों में तेजी लाने के लिए लगभग 120 देशों ने COP28 यूएई जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा का समर्थन किया। 130 से अधिक देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटते समय खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए कृषि, खाद्य एवं जलवायु पर COP28 यूएई घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तत्कालिक प्रभाव से शीतलन संबंधी उत्सर्जन को 68% तक कम करने के लिए 66 देशों द्वारा वैश्विक शीतलन संकल्प का समर्थन किया गया। राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं का अगला दौर या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान 2025 में होगा। इस दौर में सभी देशों से अपनी कार्रवाई एवं प्रतिबद्धताओं में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। आर्मेनिया द्वारा COP29 की मेज़बानी वापस लेने के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त करके अज़रबैजान को साल 2024 में 11 से 22 नवंबर तक होने वाले COP29 सम्मेलन की आधिकारिक मेज़बानी घोषित किया गया। तो अज़रबैजान को 2024 में 11 से जो 22 नवंबर तक होने वाला COP29 सम्मेलन है उसका आधिकारिक मेज़बान घोषित कर दिया गया है। वहीं 2025 में ब्राज़ील ने अमेज़न में COP30 की मेज़बानी करने की पेशकश की है। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस दुबई में COP28 में लॉन्च हुआ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नेतृत्व में NMCG के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस GRCA को दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में 10 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया। भारत, इजिप्ट, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान और नीदरलैंड ने GRCA को अपना समर्थन दिया। NMCG द्वारा गठित नदी शहर गठबंधन में 142 भारतीय नदी शहर सदस्य हैं। इसमें नीदरलैंड से डेन हाग नदी, ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड और हंगरी से सजोल नोक जैसी नदी शहरों ने एक साझेदारी की। विश्व बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB और KPMG जैसे ज्ञान प्रबंधन संस्थानों जैसी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों ने भी साझेदारी में प्रवेश लिया। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस 11 देशों में 275 प्लस 275 से अधिक वैश्विक नदी शहरों को कवर करता है। यह नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। GRCA का शुभारंभ नदी संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। इसकी सामूहिक प्रतिबद्धता एक लचीले वैश्विक जल भविष्य के लिए स्थायी पहल, ज्ञान साझाकरण और सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह गठबंधन मौजूदा रिवर सिटीज़ अलायंस RCA पर बनाया गया है। मौजूदा रिवर सिटीज़ अलायंस RCA का गठन NMCG द्वारा 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से किया गया था। दुबई में COP28 में भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में शामिल हो गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस वैश्विक अभियान में शामिल होकर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। दुबई में संपन्न COP28 कार्यक्रम के दौरान घोषित यह निर्णय अपने शहरी क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेस टू रेजिलियंस एक विश्वव्यापी मंच है जिसका उद्देश्य गैर राज्य अभिनेताओं, निवेशकों, व्यवसायों, शहरी क्षेत्रों और नागरिक समाज को एकजुट करना है। इसका लक्ष्य 2030 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील समुदाय का लचीलापन बढ़ाना है। 2020 में स्थापित यह अभियान जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने और लचीले शहरी वातावरण का निर्माण करने वाली रणनीतियों को विकसित करने
और लागू करने के लिए एक सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स शहरों के लिए जलवायु केंद्र सी क्यूब रेस टू रेजिलियंस में भारत की भागीदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सी क्यूब क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF के विकास और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। सी क्यूब क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क के विकास और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। यह ढांचा एक अभूतपूर्व शहर मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है जो भारतीय शहरों के लिए विशिष्ट जलवायु प्रासंगिक मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्तमान में सी क्यूब ढांचे के तहत CSCAF ढांचे के तहत भारत के 220 शहरों के मूल्यांकन के तीसरे दौर में है। वर्तमान में सी क्यूब CSCAF ढांचे के तहत भारत के 220 शहरों के मूल्यांकन के तीसरे दौर में है। मूल्यांकन में शहरी नियोजन, हरित आवरण, जैव विविधता, ऊर्जा दक्षता, हरित भवन, गतिशीलता, वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। अनुमानतः 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में निवास करेगी। CSCAF ढांचे के अंतर्गत सी क्यूब ने 26% मॉड्यूल सफलतापूर्वक विकसित और वितरित किए हैं। ये मॉड्यूल स्थिरता, लचीलेपन पर विशेष ध्यान देने के साथ शहरी नियोजन और विकास के विभिन्न पहलुओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 7 नवंबर 2023 को दुनिया के 192 देशों और शहरों में क्षेत्रों में टीबी मामलों का एक डेटा रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। कोविड-19 के बाद 2022 में एक एकल संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण टीबी ट्यूबरकुलोसिस रहा है। वर्ष 2022 की बात है। वर्ष 2022 में टीबी से पीड़ित हुए निदान वाले लोगों की संख्या 7.5 मिलियन थी। 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की जो संख्या थी 7.5 मिलियन थी। कोविड-19 से पहले यह संख्या वर्ष 2019 में 7.1 मिलियन थी, 2020 में 5.8 मिलियन थी, 2021 में 6.4 मिलियन थी। 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी से अनुमानित 1.3 मिलियन लोगों की मौत हुई। 2020-2021 में टीबी से ग्रसित नए निदान वाले लोगों की संख्या की वैश्विक कमी में 60% से अधिक हिस्सा संयुक्त रूप से भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस का है। वर्ष 2015 से 2022 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में कुल कमी 19% थी। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीबी समाप्ति रणनीति अर्थात वर्ष 2025 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में 75% की कमी करने वाले लक्ष्य से बहुत दूर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने टीबी के मामलों की जानकारी व्यक्त करने को एक उल्लेखनीय प्रगति की है। तो कम करने के लिए टीबी के मामलों को भारत ने बहुत उल्लेखनीय काम किया है, बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। वैश्विक दर की तुलना में भारत में टीबी के मामलों में कमी की दर लगभग दोगुनी है। WHO ने वर्ष 2015 के बाद टीबी के मामलों में 16% और टीबी मृत्यु दर में 18% की कमी प्राप्त करने पर भारत की सफलता को मान्यता दी थी। उपचार कवरेज में सुधार अनुमानित टीबी मामलों में 80% तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। वर्ष 2022 में वर्ष 2015 की तुलना में टीबी के मामलों में 16% की कमी आई है, जो कि वैश्विक टीबी के मामलों में गिरावट की जो गति है उसको लगभग दोगुनी दिखाता है। 8.7% जो गिरावट की दर है उसका लगभग 2 गुना है, तो 16% हो गया 8.7% से। तो वैश्विक स्तर पर जो टीबी से मृत्यु दर है उसमें 18% की कमी दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी मृत्यु दर को वर्ष 2021 के 9.94 लाख से घटकर वर्ष 2022 में 3.31 लाख कर दिया गया है। यह एक वर्ष की अवधि में
34% से अधिक की कमी है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की 2023 की। 8 दिसंबर 2023 को वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी तक जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयास करने वाले देशों की सूची में बना हुआ है। दुबई में ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार 5 साल से शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाए रखे है। सूचकांक में भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है, लेकिन जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले वर्ष की तरह मध्यम रैंक मिली है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन करता है। 90% ग्रीन हाउस गैसें इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होती हैं। इस सूचकांक में चीन 51वें नंबर और अमेरिका 57वें नंबर पर है। CCPI रैंकिंग में भारत का पिछला प्रदर्शन 2014 में 31वां स्थान था, से 2023 में 7वें स्थान पर पहुंचना महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित स्पष्ट दीर्घकालिक नीतियों के साथ अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। आज तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता 2030 तक 50% के लक्ष्य की तुलना में 44% है। तो जो भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता 2030 तक 50% का जो लक्ष्य था उसकी तुलना में अभी 44% है। चीन में दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र तैयार कर लिया गया है। तो चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसकी बात हम कर रहे हैं। चीन ने पारंपरिक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से दूर जाने और विदेशी प्रौद्योगिकी पर, जो विदेशी टेक्नोलॉजी उस पर अपनी निर्भरता कम करने के अपने प्रयास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 6 दिसंबर 2023 को पूर्वी शेडोंग प्रांत में शिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नाम क्या है फिर से देख लेते हैं, शिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर के युग की शुरुआत करते हुए वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया, जिसे चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जा रहा है। यह विकास कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक स्थायी ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की चीन की प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण है। शिदाओ बे संयंत्र गैस द्वारा ठंडा किए गए 2 उच्च तापमान रिएक्टरों का उपयोग करके खुद को अलग करता है, जो पारंपरिक दबाव युक्त जल शीतलन प्रणालियों से अलग है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार 200 मेगावाट उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर संयंत्र राज्य संचालित उपयोगिता हुआनेंग सिन्हुआ विश्वविद्यालय और चीन नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह अभिनव दृष्टिकोण दक्षता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाता है, और जो परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग है। शिदाओ बे संयंत्र के रिएक्टर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR की श्रेणी में आते हैं। मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए डिज़ाइन किए गए पारंपरिक रिएक्टरों के विपरीत SMR बिजली उत्पादन से परे अनुप्रयोगों में बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करते हैं। इन उन्नत मॉडलों को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए हीटिंग, अलवणीकरण और भाप उत्पादन के लिए नियोजित किया जा सकता है। शिदाओ बे परियोजना का एक उल्लेखनीय पहलू घरेलू स्तर पर विकसित प्रौद्योगिकी पर जोर देना है। संयंत्र के 90% से अधिक उपकरण चीनी डिज़ाइन के हैं, जो स्वतंत्र रूप से उन्नत परमाणु समाधानों को नवीनीकृत करने और लागू करने की देश की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। शिदाओ बे संयंत्र की यात्रा 2012 में निर्माण की शुरुआत के साथ शुरू हुई। वर्षों की सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन के बाद पहला छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर 2021 में सफलतापूर्वक पावर ग्रिड से जुड़ गया। यह उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। बात करते हैं गूगल AI मॉडल जेमिनी लॉन्च किया गया। जेमिनी के बारे में देखते हैं। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया।
तो गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी को। जेमिनी अल्ट्रा गूगल का सबसे शक्तिशाली वृहद भाषा मॉडल LLM है। तो ये क्या है? वृहद भाषा लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है। इसे डेटा सेंटर्स और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। ये मॉडल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड आदि को आसानी से हैंडल कर सकता है। जेमिनी का मुकाबला ओपन एआई के चैट जीपीटी और मेटा के लामा 2 से है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने एआई रिसर्च यूनिट डीप माइंड और गूगल ब्रेन का मर्जर करके गूगल डीप माइंड यूनिट बनाई थी। जेमिनी के साथ इंटीग्रेट किया गया चैटबॉट बार्ड भारत सहित 170 देशों में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हो गया है। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2023। प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स ने दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में दुनिया के सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची जारी की। इस सूची में भारत की 4 महिलाओं को स्थान मिला है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 32वें स्थान पर हैं। पिछले साल वे सूची में 36वें स्थान पर थीं। वित्त मंत्री के अलावा HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा 60वें स्थान पर हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की चेयरमैन सोमा मंडल 70वें स्थान पर। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ 76वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टेलर स्विफ्ट और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन देयर लेन सूची में टॉप पर हैं। राजनेताओं के साथ बिजनेस हस्तियों को भी सूची में शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण को छोड़कर भारत की अन्य तीनों महिलाएं बिजनेस वूमेन हैं। हर साल जारी होने वाली फोर्ब्स की सूची में 4 प्रमुख मैट्रिक्स पैसा, मीडिया, प्रभाव और प्रभाव के क्षेत्र के आधार पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है। दुनिया की शीर्ष 10 ताकतवर महिलाएं। उर्सुला वॉन देयर लेयन अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की। क्रिस्टीन लेगार्ड अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। जॉर्जिया मेलोनी इटली की PM हैं। टेलर स्विफ्ट संगीतकार हैं। करेन लिंच CEO CVS की। जेन फ्रेजर CEO सिटी की। अबीगेल जॉनसन CEO फिडेलिटी की। मैरी बर्रा CEO जनरल मोटर्स की। और मिलिंडा गेट्स बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की CEO नहीं है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में है। ये बिल गेट्स की वाइफ हैं। तो 1 से 10 तक फिर देख लेते हैं। उर्सुला वान डेयर लेन, दूसरे पे क्रिस्टीना लेगार्ड, तीसरे पे कमला हैरिस, चौथे पे जॉर्जिया मेलोनी, 5वें पे टेलर स्विफ्ट, 6ठे पे करेन लिंच, 7वें पे जेन फ्रेजर, 8वें पे अबीगेल जॉनसन, 9वें में मैरी बर्रा, 10वें में मिलिंडा गेट्स। नीदरलैंड में दक्षिणपंथी नेता गीट वाइल्डर्स की जीत हुई है। तो गीट वाइल्डर्स वही हैं जो दक्षिणपंथी नेता हैं और मुस्लिम विरोध के लिए जाने जाते हैं। और जब भारत में विवाद हुआ था नूपुर शर्मा और मुस्लिम धर्म से रिलेटेड, तो उस समय गीट वाइल्डर्स ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। और नूपुर शर्मा में जो भद्दे कमेंट हो रहे थे, उनको जान से मारने की जो धमकियां मिल रही थी, तो उसका विरोध गीट वाइल्डर्स ने किया था। नीदरलैंड की धुर दक्षिणपंथी इस्लाम विरोधी पार्टी फॉर फ्रीडम PVV के नेता गीट वाइल्डर्स ने 22 नवंबर 2023 को हुए डच आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की। गीट वाइल्डर्स की पार्टी फॉर फ्रीडम PVV ने संसद के निचले सदन में 150 में से 37 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव में पार्टी फॉर फ्रीडम को सिर्फ 17 सीटें मिली थीं, अब 37 मिली हैं। अप्रत्याशित और जोरदार जीत के बाद गीट वाइल्डर्स का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। वह नीदरलैंड के EU सदस्यता पर जनमत संग्रह के पक्ष में है। इन्हें इस्लाम के मुखर आलोचकों में माना जाता है। वह नीदरलैंड में डी इस्लामीकरण के पैरवी करते हैं। इन्हें अपमानजनक बयान देने के कारण 2016 में सजा भी हुई थी। गीट वाइल्डर्स ने पिछले दिनों भारत में पैगंबर मोहम्मद को लेकर हुई बयानबाजी में भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। पूर्व EU कमिश्नर फ्रांस टिमरमंस के नेतृत्व वाला ग्रीन लेफ्ट लेबर पार्टी गठबंधन इन चुनावों में GL
PVDA 25 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। लिबरल कंजर्वेटिव पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी VVD को 24 सीटें मिली हैं। सितंबर 1963 में नीदरलैंड के वेनेलो में जन्मे विल्डर्स ने राजनीतिक करियर की शुरुआत पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एवं डेमोक्रेसी से की थी, लेकिन 2006 में इन्होंने अपनी अलग पार्टी का गठन किया। बात करते हैं डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, इनके बारे में जानते हैं। यूरोपीय संघ समर्थित डोनाल्ड टस्क सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर 2023 को वार्सा स्थित राष्ट्रपति भवन में हुआ। इसके साथ ही देश में लॉ एंड जस्टिस पार्टी के 8 वर्ष का शासन समाप्त हो गया। मॉट्यूज मोराविकी के संसद में विश्वास मत हारने के बाद डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में 12 दिसंबर को चुना गया था। संसद में डोनाल्ड टस्क को 208 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ 201 वोट पड़े। उन्हें राष्ट्रीय चुनाव के लगभग 2 महीने बाद प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जिसे वामपंथी से लेकर उदारवादी रूढ़िवादी पार्टियों के गठबंधन ने जीता था। डोनाल्ड टस्क को राष्ट्रपति आंद्रेई डूडा द्वारा राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई गई। निवर्तमान दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट लॉ एंड जस्टिस PIS पार्टी के शासनकाल में कई मुद्दों पर यूरोपीय संघ के साथ कई विवाद देखे गए हैं। डोनाल्ड टस्क ने कहा कि वह पोलैंड के लिए निर्धारित यूरोपीय संघ के लगभग 110 बिलियन यूरो $118 बिलियन फंड को अनब्लॉक करने का प्रयास करेंगे। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023। दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने अपनी 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग WDCR जारी की है। रैंकिंग में भारत को 64 अर्थव्यवस्था में 49वां स्थान मिला। भारत ने साइबर सुरक्षा ज्ञान में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी के क्षेत्र में पीछे रह गया है। WDCR एक व्यापक मूल्यांकन है जो दिखाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उदय के बीच देश डिजिटल परिदृश्य में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। IMD द्वारा तैयार, IMD का मतलब है यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उसके द्वारा तैयार रैंकिंग व्यवसाय, सरकार और व्यापक समाज में आर्थिक परिवर्तन के लिए एक प्रमुख पालक के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने और तलाशने के लिए क्षमता और तत्परता को मापती है। रैंकिंग में USA टॉप पर रहा। इसने डिजिटल राष्ट्र के रूप में स्थिति मजबूत की है अपनी। इसने तीनों श्रेणियों नॉलेज, टेक्नोलॉजी और भविष्य तत्परता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नीदरलैंड 4 स्थान की छलांग लगाकर रैंकिंग में सेकंड पर रहा। सिंगापुर तीसरे पर रहा। सूचकांक में डेनमार्क चौथे पर, स्विट्जरलैंड 5वें पर। भविष्य की तैयारियों और प्रौद्योगिकी कारकों में गिरावट के कारण डेनमार्क चौथे स्थान पर खिसक गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 14 देशों में 12वें स्थान पर आ गया। विश्व स्तर पर 20 मिलियन से अधिक आबादी वाले 27 देशों में भारत 18वें स्थान पर है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुबंधों को लागू करने, वायरलेस ब्रॉडबैंड और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में भारत 50वें स्थान पर है। तो एशिया प्रशांत में भारत 14 देशों में 12वें पर है और वर्ल्ड स्टेज में 20 मिलियन से अधिक आबादी वाले देशों में जो 27 देश आते हैं उनमें भारत 18वें पर है। और जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र के जो अनुबंध लागू करने और वायरलेस ब्रॉडबैंड जिसको हम वाईफाई कहते हैं और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में भारत 50वें नंबर पे है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में अंतिम 64वें स्थान पर वेनेजुएला है, 63वें स्थान पर मंगोलिया है, 62 में कोलंबिया है, 61 में अर्जेंटीना है और 60वें स्थान पर बोत्सवाना है। दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में नुकसान और क्षति फंड को मंजूरी दे दी गई है। दुबई में आयोजित किए गए COP28 शिखर सम्मेलन के पहले दिन 30 नवंबर 2023 को नुकसान और क्षति फंड लॉस एंड डैमेज फंड को मंजूरी दी गई। नुकसान और क्षति फंड जो है लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा पहली बार इजिप्ट के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान की गई थी। इसका सुझाव पहली बार 1991 में वानुअतु द्वारा दिया गया था।
ये कमज़ोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए नुकसान और क्षति कोष है, लॉस एंड डैमेज फंड है। इसकी प्रारंभिक फंडिंग $475 मिलियन होने का अनुमान है। यूएई ने इसमें $100 मिलियन तथा यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन देने का वायदा किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा $17.5 मिलियन, जापान द्वारा $10 मिलियन का योगदान दिया जाएगा। इस फंड का प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना कर रहे देशों के बचाव और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है। शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 55 प्रभावित देशों को संयुक्त रूप से $525 अरब का नुकसान हुआ है। आईपीसीसी के अनुसार भविष्य में नुकसान और क्षति बढ़ेगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। रूस CFE संधि से अलग हुआ। नाटो के विस्तार को संधि के सहयोग में बाधा बताते हुए हाल ही में रूस औपचारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बल संधि ट्रीटी कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE से हट गया है। ट्रीटी कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप CFE से रूस हट गया है। रूस ने संधि से हटने का कारण यह बताया कि 1990 में हुई यह संधि अब प्रासंगिक नहीं है। यह संधि 1990 के मध्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और तत्कालीन वार्सा संधि देशों के बीच की गई थी। तो वार्सा पोलैंड में पड़ता है, उस समय USSR का भाग था। तो जो 1990 के मध्य उत्तरी अटलांटिक संधि जो नाटो का संगठन है और तत्कालीन जो वार्सा संधि थी, वार्सा देशों का जो संगठन था, उन्होंने ये संधि की थी, इस ट्रीटी पर साइन किया था। इसका पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शांति युद्ध के प्रतिद्वंदियों को ऐसी ताकत बनने से रोकना है, शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को ऐसी ताकत बनने से रोकना है जिनका प्रयोग तेजी से हमले में किया जा सके। जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में जापान के नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है। तो फ्यूज़न है ये, फिज़न नहीं है, संलयन है ये, विखंडन नहीं है। तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम को मिलाकर के हीलियम बनाया जाता है। तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम JT60SA है। नाका नॉर्थ में ये बनाया गया जापान के और सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र है। इस वक्त जहां पूरी दुनिया में मौजूद परमाणु संयंत्र फिजन पर काम करते हैं जो दो अणुओं के केंद्र को अलग करते हैं, वहीं जापान में शुरू हुआ ये परमाणु फ्यूजन संयंत्र दो अणुओं के केंद्रक को आपस में जोड़कर ऊर्जा पैदा करता है। इस परमाणु फ्यूजन संयंत्र को इसलिए तैयार किया गया है ताकि बड़े पैमाने पर सुरक्षित ढंग से कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। ये फिलहाल एक प्रयोग है। इसके सफल होने पर देश की आवश्यकता के अनुसार बड़े पैमाने पर इसे स्थापित किया जाएगा। अगर JT60SA के परमाणु फ्यूजन से साफ सुथरी बिजली पैदा होती है तो आने वाले समय में ये एक बेहतरीन प्रदूषण मुक्त तरीका सिद्ध होगा। यह फ्यूज़न रिएक्टर लगभग 6 मंजिल ऊंचा है। इसमें डोनट के आकार का एक वेसल है जिसे टोकामॉक नाम दिया जाता है या टोकामॉक के नाम से जाना जाता है। टोकामॉक के भीतर ही तेज़ी से प्लाज्मा को घुमाया जाता है जिसका तापमान तकरीबन 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसे जापान यूरोपीय संघ के साथ मिलकर बनाया है जिसमें हाइड्रोजन केंद्र के हीलियम से मिलान के बाद बहुत अधिक मात्रा में रोशनी और गर्मी का उत्सर्जन होता है। ये प्रक्रिया वैसी है जैसी सूरज में होती है। इस प्रोजेक्ट पर 500 वैज्ञानिक और इंजीनियर काम कर रहे हैं जिन्हें यूरोप जापान की करीब 50 कंपनियों से लाया गया है। जापान का JT60SA न्यूक्लियर फ्यूजन दुनिया का सबसे एडवांस टोकामॉक है जो आने वाले वक्त में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। फ्रांस भी इससे अधिक शक्तिशाली परमाणु संयंत्र बनाने में लगा हुआ है जिसे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER नाम दिया गया है। हालांकि यह परियोजना तय बजट से ऊपर वाली बताई गई है। अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर नवंबर 2023 में इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर दुनिया का 8वां अजूबा
बनने में सफल हुआ। अंकोर वाट दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो कंबोडिया के उत्तर प्रांत सिएम रीप में स्थित है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। इसे अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए 8वां अजूबा घोषित किया गया है। अंकोर वाट ने लगभग 500 एकड़ के क्षेत्र को कवर करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। कंबोडिया में स्थित यह दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर के केंद्रीय परिसर में कमल के आकार के 5 गुंबद बने हैं, जो माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंकोर वाट का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था और यह मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पर सजी जटिल नक्काशी में स्पष्ट है, जो कि हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाता है। स्पर्म वेल के लिए एक समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। कैरेबियन देश डोमिनिका लुप्तप्राय स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। यह पहली बार है कि वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। स्पर्म वेल दुनिया में सबसे बुद्धिमान जलचरों में से एक है। डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरिट ने कहा, हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये बुद्धिमान जीव सुरक्षित रहें। स्पर्म वेल को समुद्र का सफाई कर्मी कहा जाता है। वह मृत समुद्री जीवों को खाती है। कटलफिश ऑक्टोपस खाने के बाद इसके पाचन तंत्र से एक खास तरह का स्राव होता है। तो कटलफिश और ऑक्टोपस को खाने के बाद इसके जो पाचन तंत्र होता है उससे एक खास तरह का जो लिक्विड है उसका स्राव होता है। स्पर्म वेल उल्टी के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को अपने शरीर से निकाल देती है और डोमिनिका के जल क्षेत्र में 500 से भी कम स्पर्म वेल रह गई हैं। अनुमान है कि स्पर्म वेल के करीब 35 परिवार अपना अधिकांश समय डोमिनिका के जल क्षेत्र में बिताते हैं। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 विश्व के 5 प्रमुख देश ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, भारत, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के समूह ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 22 से 24 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थान पर विदेश मंत्री सरगेई लावारोव ने किया, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त 67 अन्य देशों के नेताओं को भी मेजबान साउथ अफ्रीका द्वारा आमंत्रित किया गया था। इनमें इन राष्ट्रों के प्रमुख भी शामिल थे जिन्हें नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल किया गया था या किया जाना था। पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा के अतिरिक्त ब्रिक्स का विस्तार इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल था। सदस्य देशों की आपसी सहमति से 6 अन्य देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसमें अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, मिस्र, इजिप्ट और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इन्हें 1 जनवरी 2024 से नए सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया गया है। इससे ब्रिक्स की सदस्य संख्या 5 से बढ़कर के 11 हो गई है। सदस्यता के लिए कई अन्य देशों के आवेदन भी अभी लंबित हैं। सम्मेलन के समापन पर सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किए गए घोषणा पत्र में आतंकवाद के प्रति दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करते हुए आतंकवाद पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में विस्तृत सुधार कर सुरक्षा परिषद में भारत व कुछ अन्य देशों की भूमिका सुनिश्चित करने की अपील भी घोषणा पत्र में की गई है। ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ द्वारा बैंक की प्रगति के संबंध में जारी रिपोर्ट भी सम्मेलन में जारी की गई है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए भारत के लिए दी गई बधाइयों के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने इसे समुदाय की उपलब्धि करार दिया है। ब्रिक्स का आगामी 16वां शिखर सम्मेलन 2024 में रूस में कजान में प्रस्तावित है। तो प्रोविंस है रूस में कजान, वहाँ पर प्रस्तावित है। चिली ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य देश।
चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य देश बन गया है। 6 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ चिली के दूत जुआन अंगुलो की बैठक के दौरान ISA समर्थन का दस्तावेज सौंपा गया। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में ISA की संकल्पना वर्ष 2015 में 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 के दौरान की गई थी। वर्तमान में 116 देश हस्ताक्षर करता है, जिनमें से 94 पूर्ण सदस्य हैं। ISA की छठी सभा 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की। आसियान का 13वां शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का 43वां शिखर सम्मेलन व उससे संबंधित कुछ अन्य सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में 5 से 7 सितंबर 2023 को आयोजित किए गए। 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट तथा भारत सहित कुछ अन्य देशों के साथ आसियान की शिखर बैठकें एवं आसियान +3 बैठक चीन, साउथ कोरिया और जापान के साथ आसियान की शिखर बैठक आदि इन अन्य बैठकें शामिल थीं। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, किंतु वार्ता भागीदार होने के कारण आसियान के साथ अलग से शिखर बैठक में वह प्रतिवर्ष हिस्सा लेता है। आसियान के 10 सदस्य देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं तथा तिमोर लेस्ते को हाल ही में 11वां सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की अध्यक्षता में आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में 5 से 7 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। म्यांमार के अतिरिक्त संगठन के सभी अन्य सदस्य राष्ट्रों के शासन प्रमुख इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। तो म्यांमार नहीं था, म्यांमार के अतिरिक्त जितने भी संगठन के सदस्य देश थे वो इसमें प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आसियान द्वारा म्यांमार को 2021 में दी गई 5 सूत्रीय योजना को अपनाने में विफल रहने के कारण आसियान शिखर सम्मेलन में भागीदारी से इस बार भी प्रतिबंधित रखा गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत चक्रानुसार क्रम के तहत म्यांमार के लिए 2026 के लिए निर्धारित आसियान अध्यक्षता भी रद्द करते हुए यह अध्यक्षता फिलीपींस को सौंप दी गई है। संगठन के नए प्रस्तावित 11वें सदस्य तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री शनाना गुसमाओ ने भी पर्यवेक्षक की हैसियत से इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वर्ष 2024 तक तिमोर लेस्ते ईस्ट तिमोर की सदस्यता की भी सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर यह आसियान का 11वां सदस्य देश बन जाएगा। आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य था वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वर्ष 2001 से यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, लेकिन वर्ष 2007 से आसियान का शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाने लगा। आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में 7 सितंबर को आसियान के साथ भारत के 20वें शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के गहरे आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा इतिहास और भूगोल भारत व आसियान को जोड़ता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि करने के साथ ही आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ उन्होंने बताया। भारत आसियान सहयोग मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव भी भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया। डिजिटल बदलाव व वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की स्थापना की घोषणा उन्होंने की। आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरी करने का आह्वान भी उन्होंने किया। पारस्परिक सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के लिए एक साझा घोषणा पत्र भी अलग से इस सम्मेलन में जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा पर भी बात की गई। भारत व आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग के लिए भी पहली बार साझा घोषणा पत्र इस शिखर सम्मेलन में जारी किया गया। तो मैरीटाइम कोऑपरेशन की भी बात की गई। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली DILI
ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली है, दिल्ली। दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिखर सम्मेलन में की गई। 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन के साथ ही 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट का भी आयोजन जकार्ता में 7 सितंबर 2023 को किया गया। आसियान के 10 सदस्यों के अतिरिक्त 8 अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया और अमेरिका इसमें हिस्सा लेते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की ही अध्यक्षता में सम्मेलन में आसियान राष्ट्रों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त इन सभी 8 राष्ट्रों के प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल थे। भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। आसियान के नए सदस्य के रूप में शामिल किए जा रहे तिमोर लेस्ते ईस्ट तिमोर के प्रधानमंत्री शनाना गुसमाओ भी 18वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व जहां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किया, वहीं चीन की ओर से प्रधानमंत्री ली कीयांग सम्मेलन में शामिल रहे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा का मुद्दा इस सम्मेलन में मुख्य मुद्दा रहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि में ही सबका हित बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे हिंद प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकताएं बताई जहां समुद्र पर कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र के समझौते, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज, अनक्लॉज, यूएनसीएलओएस सहित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानून समान रूप से लागू हों तथा जहां नौ परिवहन या नौवहन व उड़ानों की स्वतंत्रता हो और जहां सभी के लाभ के सागर के लिए आचार संहिता प्रभावकारी हो। जलवायु परिवर्तन, साइबर सिक्योरिटी, भोजन, स्वास्थ्य और ऊर्जा संबंधी चुनौतियों का भी उल्लेख भारतीय प्रधानमंत्री ने किया और बताया कि अपनी G20 अध्यक्षता में इन अहम मुद्दों पर भारत फोकस कर रहा है। पूर्वी एशिया सम्मेलन में विभिन्न चर्चाओं के पश्चात जारी किए गए संयुक्त घोषणा पत्र में 54 विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी। 34 विभिन्न बिंदुओं पर 34 विभिन्न पॉइंट्स पर सहमति बनी है। पूर्वी एशिया सम्मेलन में विभिन्न चर्चाओं के पश्चात जारी किए गए संयुक्त घोषणा पत्र में 34 विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी। पूर्वी एशिया में रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक संपन्नता के लिए सहयोग संवर्धन इसमें शामिल है। भावी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे क्षेत्र को विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सहमति भी इनमें शामिल है। पूर्वी एशिया क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2023 से 2028 तक के एजेंडा को अंतिम रूप इसमें दिया गया है। आगामी 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन लाओस की मेज़बानी में अक्टूबर-नवंबर 2024 में आसियान के 45वें शिखर सम्मेलन के दौरान संपन्न होगा। उसी समय आसियान के साथ भारत का 21वां शिखर सम्मेलन भी संपन्न होगा। तो लाओस कहाँ पड़ता है? तो ये कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार, बाकी चाइना से लगी बाउंड्रियों के बीच में एक लैंडलॉक कंट्री है। साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में पड़ता है। आसियान की आगामी 44वां शिखर सम्मेलन लाओस की मेज़बानी में ही अप्रैल-मई 2024 में प्रस्तावित है, जबकि 45वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर-नवंबर 2024 में होना है। इसके बाद हम देखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक।